बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 14 कर रहे हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है MCQs के लिहाज से, एंट्री टेस्ट के लिहाज से। MD-CAT में और जितने भी मेडिकल के और इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। टॉपिक हमारा है कनेक्टेड बॉडीज़। कनेक्टेड बॉडीज़ इस तरह होता है कि हमारे पास 2 और 3 और एनी नंबर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेट से हमारे पास ये है M1, ये है M2 और ये है M3। ये 3 अलग अलग बॉडीज़ हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जिस तरह हमारे पास ये मार्कर्स हैं, 3 मार्कर हैं हमारे पास, ठीक है। ये तीनों अलग अलग बॉडी हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब हम इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर जो MCQ आते हैं वो इस तरह आते हैं कि अगर हम इस एक मार्कर पे फोर्स लगाएं तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे कितना लगेगा और इस पे कितने लगेगा। सब पे सेम फोर्स लगेगा या सब पे डिफरेंट फोर्स लगेगा, और सब में एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन अलग अलग होगी कि सेम होगी। ये सब चीज़ें हम आज एक्सप्लेन करेंगे आपको, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, तो हमारे साथ रहिए। लेट्स से हमारे पास 3 बॉडीज़ हैं। एक की मास है M1, दूसरी की मास है M2 और तीसरी की मास है M3, और इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। इसको नेम हमने दिया FA मीन्स अप्लाइड फोर्स। अब सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि इन तीनों में जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो सेम होगी कि डिफरेंट होगी। उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, वो वीडियो शायद आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो वो हमारे लिस्ट में मौजूद है, वहाँ से देखिएगा लाजमी। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी मास जो है वो M है, और यहाँ पर हमने फोर्स लगाया F इस डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें लाजमी एक्सेलरेशन पैदा होती है, और वो एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होती है फोर्स अप्लाइड और डिवाइडिंग बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। टोटल फोर्स अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी गिव्स अस टोटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस बॉडी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन लाजमी पैदा होती है। यहाँ पर भी हमने फोर्स लगाया है, तो इन तीनों में एक्सेलरेशन पैदा होगी लाजमी। अब वो एक्सेलरेशन हम किस तरह फाइंड करते हैं, तो हमने आपको फार्मूला बताया कि एक्सेलरेशन जब आप फाइंड करते हैं तो वो आप इस तरह फाइंड करेंगे कि टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडी। अगर सिंगल बॉडी हो तो एक बॉडी होगी, अगर 2 बॉडी हो तो 2 बॉडी की मास, अगर 3 बॉडी हो तो तीनों बॉडी की मासेस आप यहाँ पर काउंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन को। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाती है A इक्वल टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सो टोटल फोर्स तो हमारे पास FA हो गया, FA, और टोटल मास जो है वो हमारे पास है M1 + M2 + M3। अगर यहाँ पर चौथा मास हो तो आपने उसकी भी यहाँ पर M4 लगानी है। तो ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है, आप ये बात याद रखिए कि ये जो एक्सेलरेशन है ये कॉमन होगी, ऑल बॉडीज़ में कॉमन होगी ऑल बॉडीज़ में। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये सारी बॉडीज़ में सेम होगी। अगर ये मास किस तरह सेम होगी, अगर ये मास, इस मास की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो इसकी भी इंक्रीज़ होगी और इसकी भी इंक्रीज़ होगी। अगर इसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है तो इसकी भी डिक्रीज़ होगी और इसकी भी डिक्रीज़ होगी, और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ तीनों में सेम आएगा। आप इजीली इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो साथ ही ये भी मूव करेगा और फिर ये भी मूव करेगा, तो सब में सेम अमाउंट की एक्सेलरेशन और चेंजेस जितनी भी आती हैं वो सेम होगी। सो एक्सेलरेशन इसमें सेम होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी हम कनेक्टेड बॉडीज़ में एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो आपने डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है A इक्वल टोटल फोर्स डिवाइडिंग बाय टोटल मास ऑफ ऑल द बॉडीज़ M1 + M2 + M3। बात क्लियर हो गई। एक बात हमारी क्लियर हो गई कि हमने एक्सेलरेशन किस तरह निकालनी है। अब दूसरा हम ये निकालते हैं, ये फार्मूला निकालते हैं कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। मतलब तीनों पे डिफरेंट फोर्स लगेगा या तीनों पे सेम फोर्स लगेगा। अब हम उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। सो पहले हम फार्मूला डिराइव करते हैं कि इस सब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा M1 पे। सो F = MA होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे F1, यहाँ पर हम लिखेंगे M1 और यहाँ पर हम लिखेंगे A में हम A1, A2, A3 इसलिए नहीं लिखते कि सब में एक्सेलरेशन क्या होती है, सेम होती है। सो F1 हमारे पास बराबर हो जाएगा M1, और A की जगह हम लगाएंगे, A की जो वैल्यू है वो हमारे पास है FA, मतलब अप्लाइड फोर्स, और डिवाइडिंग बाई M1 + M2 और + M3।
ये किस चीज़ का फार्मूला हो गया? ये हमारे पास उस फोर्स का फार्मूला हो गया जो फोर्स m1 पे लगती है, नेट फोर्स। मतलब यहाँ पर जो मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो 100 में से इस पे कितना लगता है, इस पे कितना लगता है और इस पे कितना लगता है, तो ये वो फोर्स की अमाउंट है जो m1 पे लगती है। आगे जाके हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। लेकिन ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया कि इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट नंबर 1 पे फोर्स फाइंड कर सकते हैं। F1 इक्वल m1 N2 F1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो F1 इक्वल ए को हम बाहर निकालते हैं, FA और N2 m1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 और प्लस m3। याद रखिएगा यहाँ पर हमारे पास 3 बॉडीज़ हैं, अगर 4 बॉडीज़ हो तो आपने फिर m4 भी लगानी है। ये हमारे पास हो गई वो फोर्स जो लगती है बॉडी नंबर 1 पे, m1 पे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर आपने एक ट्रैक निकालनी है, यहाँ पर आपने टोटल फोर्स लिखनी है, मतलब जितना टोटल फोर्स आपने लगाया है वही आपने यहाँ पर लिखना है। ऊपर इस फार्मूले में जो मास है m1, यहाँ पर वो मास होगी जिस मास के ऊपर आप फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, और नीचे आपने टोटल मास लगानी है। मतलब ये हमारे पास हो गया टोटल मास, ये हमारे पास वो मास हो गई जिसके ऊपर आपने फोर्स फाइंड करनी है, और ये हमारे पास हो गई टोटल अप्लाइड फोर्स, ठीक है जनाब। अब ये F1 हो गया। सिमिलरली अगर हम F2 फाइंड करें, सो F2 हमारे पास इस तरह की कैलकुलेशन हो जाएगी। F2 हमारे पास हो जाएगी m2a, मतलब हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर इस तरीके से आप m2 के लिए फाइंड करो। लिखो F2 इक्वल m2a और F2 इक्वल m2, और a की जगह आपने पे लगाना है FA डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि एक्सेलरेशन m2 के लिए, m1 के लिए और m3 तीनों के लिए सेम है। तो आपने एक्सेलरेशन की जो फार्मूला है वो चेंज नहीं करनी, आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं F2 इक्वल m2 और a। अब देखो F2 इक्वल m2a, सो F2 इक्वल m2 और a की जगह हमने लगाया, a की जगह हम क्या लगाएंगे, FA डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह F2 हमारे पास हो जाएगा। FA को बाहर निकालें, इस तरह हम कर सकते हैं। नीचे अंदर लिखो m2 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 और प्लस m3। अब देखो यहाँ पर इस फार्मूले को आप ऑब्जर्व करो। जब आप बॉडी नंबर 2 पे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर लिखनी है टोटल फोर्स। किस तरह हमने F1 में लिखा, यहाँ पर हमने लिखा m2 और डिवाइडिंग बाई टोटल मास। मतलब यहाँ पर आप वो मास लिखेंगे जिस मास के लिए आप फार्मूला जिस मास के लिए आप फोर्स निकालना चाहते हैं, या जिस बॉडी पे आप फोर्स मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पर आपने वो मास लगानी है, यहाँ पर टोटल फोर्स लगानी है, और नीचे आपने टोटल मास लगानी है। ये हमारे पास F2 हो गया। सिमिलरली हमारे पास जो F3 है वो भी इस तरह हो जाएगा। F3 हमारे पास हो जाएगा FA, और m2 की जगह हम लगाएंगे m3 और डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 और प्लस m3। ये हमारे पास F3 हो गया। इस तरह अगर चौथी बॉडी हो तो उसके लिए भी आपने ये फार्मूला लगाना है कि FA N2 m4 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूले आ गए कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम किस तरह फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब दोबारा सुनो इसको, ये 3 बॉडी m1 m2 m3 ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, मतलब इनके बीच खाली स्पेस नहीं है, कनेक्टेड है, ठीक है। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, इसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी, ये एक्सेलरेशन सब में कॉमन होगी, और उस एक्सेलरेशन की जो फार्मूला है वो हमारे पास है FA डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये जो एक्सेलरेशन है ये तीनों में सेम होगी, m1 m2 और m3 तीनों में सेम होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इसमें कम होगा, बिल्कुल डजंट डिपेंड ऑन मास हेयर। मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द टोटल मास ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज़। एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द टोटल मास ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। मतलब ये जो मास है, लेट्स से m1, इसको आप कांस्टेंट रखें, इसको आप चेंज ना करें, लेकिन आप यहाँ पर एक दूसरा मास लगाएं तो भी एक्सेलरेशन चेंज होगी। हालांकि इसकी मास हमने चेंज नहीं किए, यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम एक और बॉडी कनेक्ट करें यहाँ पर, तो लाजमी है यहाँ पर फिर हम m4 लगाएंगे तो एक्सेलरेशन में क्या जाएगी, चेंज आ जाएगी। ये एक्सेलरेशन की जो चेंज आती है ये इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, इसमें भी आती है। मिसाल के तौर पर
इस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है m1 की, वो हमारे पास लेट से वो था 2। लेट से हमारे पास m1 की एक्सेलरेशन 2 थी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक और मास लगाया, इस ऑब्जेक्ट की मास हमने चेंज नहीं की, लेकिन हमने यहाँ पर एक और मास लगाया। एक और मास लगाने से इस ए की जो वैल्यू है 2, ये डिक्रीज़ होगी, तो मास के साथ एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होती है। लेकिन इस बॉडी की मास तो हमने चेंज नहीं की है, इस ऑब्जेक्ट की हमने चेंज नहीं की है, हमने एक और मास लगाया है। तो यहाँ पर कनेक्टेड बॉडीज़ में जो एक्सेलरेशन है वो उस ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम, अगर टोटल मास को आप चेंज करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन डिफरेंट वैल्यूज़ की मिल जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है फ़िलहाल इन तीनों में, और ये तीनों में सेम होगी। फिर आपने एस पे फोर्स फाइंड करना है, नेट फोर्स एस पे फाइंड करना है, और इस F1 इक्वल m1 और ए की वैल्यू, तो ये हमारे पास ये हमारे पास F1 होगी, F1 इक्वल m1 और ए की जगह हमने ये लगाया, ये हमारे पास F1 की फार्मूला गया। इस तरह हमारे पास F2 की फार्मूला गया m2 के लिए, और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला गया F3 m3 के लिए। अब ये हमारे पास यहाँ पर अप्लाइड फोर्स है, और ये तीनों हमने लगाया, मतलब डिफरेंट के लिए हमने फार्मूला निकाला। अब इसके ऊपर मैं आपको एक MCQ करता हूँ, तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में जाएगा। आप इसको नोट करो, मैं आपके इसके ऊपर MCQs करता हूँ, ठीक है जनाब, तो नोट करो इसको। अच्छा, ये एक MCQ है, एक कंसेप्ट है पूरा। यहाँ पर जो डायग्राम मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हमने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, राइट साइड से हमने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इन तीनों बॉडीज़ पे, m1, m2 और m3 पे। m1 की वैल्यू हमारे पास है, ये जो बॉडी है ये है 2 kg, ये जो है ये 5 kg है, और ये भी 2 kg है। ये तीनों बॉडीज़ हैं, और तीनों के ऊपर हमने फोर्स लगाया 100 न्यूटन। आपने क्या करना है, आपने पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने F1, F2 और F3 फाइंड करनी है। F1, F2 और F3 कि मतलब इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, और इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। सो आपके पास फार्मूले मौजूद हैं, एक्सेलरेशन सब में कॉमन होगी, आप एक्सेलरेशन फाइंड करें। सो ए हमारे पास बराबर हो जाएगी टोटल फोर्स और डिवाइडिंग बाई टोटल मास, टोटल फोर्स डिवाइडिंग बाई टोटल मास। सो ए हमारे पास हो जाएगी, टोटल फोर्स कितनी है, वो हमारे पास है 100 न्यूटन, और टोटल मास जो है वो हमारे पास है 2 + 3 + 2, ये हमारे पास हो जाएगा 10। सो हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, एस में भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, एस में भी है और एस में भी है, एक्सेलरेशन सब में कॉमन है। ये बात क्लियर हो गई, और उसकी वैल्यू क्या है, वो ये है। आपने किस फार्मूले से निकाला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइडिंग बाई m1 + m2 + m3, मतलब ये टोटल मास है, टोटल मास ऑफ ऑल द बॉडीज़, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन निकाली। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका आपको आ गया ना, किस तरह निकालेंगे, आप ऊपर लगाएंगे टोटल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, बात ख़त्म। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड की। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम आप ये करेंगे कि m1 पे कितना फोर्स लगता है, m2 पे और m3 पे कितना फोर्स लगता है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब F1 मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला था F1 इक्वल m1 और मल्टीप्लाई a, ये भी था, और जो फार्मूला हमने डिराइव किया वो भी था। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या चूँकि यहाँ पर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। सो F1 इक्वल m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 और मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, हमने फाइंड की 10 थी ना। सो F1 हमारे पास आ जाएगी 20 न्यूटन, मतलब हमने फोर्स अप्लाई किया है 100 न्यूटन, उस 100 में से 20 न्यूटन फोर्स जो है वो इस बॉडी पे लगती है, इस बॉडी पे। अच्छा, इस बॉडी पे कितना लगेगा, ये हमारे पास 5 kg है। सो F2 हमारे पास हो जाएगा m2a, F2 इक्वल m2 की वैल्यू क्या है, 5 है, और a की वैल्यू है 10। सो F2 हमारे पास हो जाएगा 50 न्यूटन। सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इस बॉडी पे जिसके पास 5 kg है, इसके ऊपर लगेगा फोर्स कितना, 50 न्यूटन। अच्छा, आप इस पे कितना लगेगा, m3 पे, तो उसके लिए हम F3 फाइंड करते हैं। F3 इक्वल m3 मल्टीप्लाई a, और F3 हमारे पास हो जाएगा, m3 हमारे पास है 2 और a है हमारे पास 10। सो F3 हमारे पास हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। अब देखो, हमने फोर्स अप्लाई किया है 100 न्यूटन, लेकिन उस 100 में से 20 न्यूटन इस बॉडी पे लगता है,
50 एस बॉडी पे लगता है और 20 एस बॉडी पे लगता है। मतलब वो जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ ओवर ऑल बॉडीज़ इक्वली और अनइक्वली। यहाँ पर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट इसलिए हुआ कि जिसकी मास ज़्यादा होगी वो ज़्यादा फोर्स फील करेगा, उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। जिसकी मास कम होगी उस पर फोर्स कम लगेगा और एक्सेलरेशन सब में सेम होगी। आपने ये बात नोट की कि एक्सेलरेशन एस में और इसमें सेम होगी, फोर्स सब पे डिफरेंट होगी अगर सबकी मास डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर अगर इन सब की मास सेम हो तो लाजमी बात है फिर फोर्स भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, फिर फोर्स इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मासेस है, मासेस डिफरेंट है तो फोर्सेस की वैल्यू भी क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन और 20 न्यूटन, इन सब को अगर हम ऐड करें तो इससे आता है 100। इसका मतलब ये हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास लिखो कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स या टोटल फोर्स, वो हमारे पास बराबर होता है F1 प्लस F2 और प्लस F3 का। F1 प्लस F2 प्लस F3, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना फोर्स हमने लगाया अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, ये 100 न्यूटन फोर्स इन तीनों पे तकसीम हुआ, डिवाइड हुआ। इन तीनों को अगर हम दोबारा ऐड करें तो कितना क्या आता है, क्या निकल आता है, वो 100 न्यूटन फोर्स आएगा। मतलब इसका ये हुआ कि अप्लाइड फोर्स जो है वो हमारे पास इंडिविजुअल फोर्सेस की समेशन के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके MCQs में बहुत काम करेगा। अप्लाइड फोर्स जो है वो हमारे पास टोटल फोर्स की सम के बराबर होगा। ठीक है जनाब, इसको नोट करो, मैं आगे जाके इसके ऊपर और MCQ करता हूँ। अच्छा, ये एक MCQ है कनेक्टेड बॉडीज़ पे। N connected bodies A1 over A2 is always option A, let's say greater than 1, option B less than 1, option C equal to 1, option D all are possible। all are possible, सब पॉसिबल है। तो क्या इसकी ऑप्शन क्या आती है, कौन सी आंसर ठीक है? अब आप निकालो अपनी तरफ से, फिर मैं आपको निकाल के देता हूँ। N connected bodies A1 by A2 is always greater than 1, less than 1, equal to 1 और all are possible। So A1 by A2 की वैल्यू लाजमी बात है कि ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एग्जैक्टली इक्वल टू 1। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि S में जो एक्सेलरेशन होती है M1 में, वो M2 में भी होगी और वो M3 में भी होगी। सो A1 by A2 या A1 by A3 या A2 by A1, मतलब द रेशो ऑफ the acceleration of different bodies in connected system is always equal to 1। क्यों? क्योंकि A1 की वैल्यू हमने निकाली, इससे पहले क्वेश्चन में उसकी वैल्यू 10 थी, A2 की भी क्या थी, 10 थी। सो 10 बाई 10 से क्या आता है, 1 आता है। इस तरह अगर आप A2 और A3 की निकालें तो A2 की वैल्यू 10 थी, A3 की वैल्यू भी 10 थी। सो 10 बाई 10 उससे क्या आता है, उससे भी 1 ही आता है। सो द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन इन कनेक्टेड बॉडीज बिटवीन एनी टू बॉडीज़, एंड जब हम कनेक्टेड सिस्टम में बात करते हैं तो उसकी जो रेशो है वो हमें हमेशा 1 ही आती है। ये एक MCQ हो गया आपके लिए। ठीक है जनाब, अब एक और MCQ है, एंड कनेक्टेड बॉडीज़ द रेशो ऑफ F1 और F2 क्या है, M1 बाई M2 बराबर है, M2 बाई M1 बराबर है, या दोनों के बराबर हैं। तो उसके लिए हम इसका प्रूफ देते हैं। अब देखो, हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया, जो हमने फार्मूले डिराइव किए, उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो F1 था, F1 वो हमारे पास बराबर था टोटल फोर्स अप्लाइड फोर्स इनटू द मास ऑन विच वी वांट टू फाइंड द फोर्स, एंड हियर हम लिखते थे टोटल फोर्स M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3। इस तरह हमारे पास जो F2 है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे M2 और यहाँ पर हम लिखेंगे M1 प्लस M2 और प्लस M3, ये हमारे पास F2 हो गया। अब आप F1 ओवर F2 निकालें, F1 ओवर F2, सो ये हो जाएगा F1 इनटू M1 और डिवाइडिंग बाई ये जो है मास M1 प्लस M2 प्लस M3 हमारे पास हो जाएगा टोटल मास MT, और डिवाइडिंग बाई नीचे लिखो F2 की जगह हम लिखेंगे अप्लाइड फोर्स, सॉरी ये F1 नहीं है, ये हमारे पास है अप्लाइड फोर्स, ये वाली F1 की जगह हमने लगाया FA, M1 लगाया, और इन तीनों की जगह हमने क्या लगाया, MT मतलब टोटल मास लगाया। यहाँ पर हम लगाएंगे नीचे F2 की जगह, यहाँ पर हम लिखेंगे FA, यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर M2, और यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 की जगह हम लगाएंगे टोटल मास। सो FA और FA कैंसिल हो जाएगा, MT और MT कैंसिल हो जाएगा। सो F1 और F2 हमारे पास बराबर हो जाएगा M1 डिवाइडिंग बाई M2 का। मतलब
जो नेट फोर्स होता है इन तीनों बॉडीज़ में वो डिपेंड करता है इनके मासेस पे। मतलब फोर्स ज़्यादा कौन सी चीज़ पे लगेगी, कौन सी पार्ट पे लगेगी, जिस पार्ट की मास ज़्यादा हो उस पे नेट फोर्स ज़्यादा फील होगी। यहाँ पर जो 5 kg बॉडी थी इसके ऊपर फोर्स आया था 50 न्यूटन, इसके ऊपर फोर्स आया था 20 न्यूटन और इसके ऊपर भी आया था 20 न्यूटन। मतलब जो बॉडी मास में ज़्यादा होगी उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा और जो बॉडी मास में कम होगी उस पर कम फोर्स लगेगा। अगर सारी बॉडीज़ इक्वल हो मतलब सबकी मास सेम हो तो फिर सारे के ऊपर फोर्स किया जाएगा, सारे के ऊपर फोर्स सेम आएगा। ठीक है जनाब। सो F1 और F2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गई, M1 और M2 की। अच्छा एक और MCQ है, नोट करें इसको। एन कनेक्टेड बॉडीज़ ऑल पार्टिकल्स आर ऑफ सेम इन मास। एन कनेक्टेड बॉडीज़ ऑल पार्टिकल्स आर सेम इन मास। कनेक्टेड बॉडीज़ हैं जितने भी बॉडी हैं लेकिन सबकी मास क्या है, सबकी मास सेम है। मतलब यहाँ पर M1 M2 और M3 की मास जो है वो सेम है। देन F1/F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन ए जो है वो 1 आ जाएगा, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1 और ऑप्शन सी लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो आप आंसर चेक करो कि आंसर क्या आता है आपके पास। अब देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ आपको। यहाँ पर फोर्स आया था 20 न्यूटन, यहाँ पर आया था 50 न्यूटन, यहाँ पर आया था 20 न्यूटन। ये अलग अलग क्यों आए थे? जब हम फोर्स फाइंड करना चाहते थे तो आप पिछले MCQ को अगर देखो तो हमारे पास F1 हमारे पास आया था M1 A के। सो M1 की जगह हमने लगाया था 2 और A की जगह हमने लगाया था 10, तो 20 आया था। यहाँ पर हमने M2 की जगह लगाया था 5 और A की जगह हमने लगाया था 10, तो आंसर आया था 50। सो ये डिफरेंट क्यों आते हैं? ये असल में M1 और M2 की वजह से आते हैं। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम हो तो फिर लाजमी बात है प्रोसेस की वैल्यू क्या जाएगी, प्रोसेस की वैल्यू भी सेम आएगी ना। मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको देखो, अगर यहाँ पर अगर हम इस तरह लिख के कि सबकी मास सेम हो, मिसाल के तौर पर लेट से इसकी भी मास 2 है और इसकी भी मास 2 है, तो इसकी जो फोर्स है यहाँ पर 2 × 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। या आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। M1 और M3 M1 की वैल्यू भी 2 है, 2 kg है, तो फोर्स 20 न्यूटन आया है और M3 की वैल्यू भी 2 kg है, सो फोर्स कितना आया है 20 न्यूटन। सो जब मास सेम हो तो फोर्सेस भी क्या हो जाएगी, फोर्सेस भी सेम होगी। यहाँ पर हमने ये फार्मूला प्रूव भी किया कि F1 और F2 इक्वल M1 और M2। अब अगर M1 और M2 की वैल्यू सेम हो तो लाजमी बात है फिर F1 और F2 की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पर आप M1 और M2 की सेम वैल्यू लगाए। कि हमें MCQ में हमें बताया कि अगर मास इस सेम हो तो फिर F1 और F2 की वैल्यू क्या जाएगी, सेम आ जाएगी। ये आपके लिए एक MCQ हो गया। ठीक है जनाब। अच्छा इस MCQ को देखो, हमारे पास 3 बॉडीज़ हैं, M1 M2 और M3। हमें उसका मास का नहीं पता, मास का हमें बिल्कुल नहीं पता। यहाँ पर M1 पे जो फोर्स लगता है वो 10 न्यूटन है, M2 पे जो फोर्स लगता है वो 20 न्यूटन है और M3 पे जो फोर्स लगता है वो हमने फाइंड करना है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे? और टोटल फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स वो हमारे पास है 100 न्यूटन। सो फाइंड करो आप। ठीक है, पास करो और फाइंड करो क्वेश्चन को। अभी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। हमने एक फार्मूला लिखा था इस लेक्चर में कि हमारे पास जो टोटल फोर्स होता है वो हमारे पास बराबर होता है F1 + F2 + F3 के। मतलब जो अप्लाइड फोर्स होता है वो तीनों पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे टोटल फोर्स कितना है, 100 है। F1 हमारे पास है 10 और F2 हमारे पास है 20 और F3 हमारे पास F है, इसको हम फाइंड करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 100 = 10 + 20 से आता है 30 और प्लस F। सो F हमारे पास बराबर हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा यहाँ से, सो ये हो जाएगा 70 न्यूटन। तो यहाँ पर फोर्स कितना जाएगा, यहाँ पर फोर्स आ जाएगा 70 न्यूटन, क्योंकि तीनों फोर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 100 आता है। तो इस तरह का MCQ भी आपको आ सकता है। अब देखो अगले MCQ को। अच्छा अब इस MCQ को देखो। ये सिस्टम हमें दिया हुआ है, M1 हमारे पास है 10 kg और उसके ऊपर फोर्स लगता है 10 न्यूटन। M2 का हमें पता नहीं, उसके जो फोर्स है 20 न्यूटन है और इसकी मास हमने फाइंड करनी है कि इसमें मास कितना, इसका मास कितना होगा। और इस तरह हमने यहाँ पर जो फोर्स था वो तो 70 न्यूटन आ गया, 70 न्यूटन। इस बॉडी पे जो फोर्स है वो 70 न्यूटन लगता है और आपने क्या करना है, आपने M3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, फाइंड करो आप। क्वेश्चन क्या है कि 100 न्यूटन फोर्स हमने लगाया, ये जो मास है इसकी मास 10 kg है और इसके ऊपर फोर्स लगता है 10 न्यूटन। यहाँ पर जो हमारे पास मास है वो M2 है और फोर्स लगता है 20 न्यूटन। यहाँ पर मास M3 है और फोर्स लगता है 70 न्यूटन। तो आप किस तरह M2 और M3 की वैल्यू निकालेंगे? शाबाश निकालो आप।
अच्छा, अब मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में कि हमारे पास कनेक्टेड बॉडीज़ में F1 और F2 जो है वो हमारे पास बराबर होता है M1 और M2 का। सो F1 S के ऊपर जो फोर्स लगता है वो हमारे पास है 10 और S पे जो फोर्स लगता है वो हमारे पास है 20। M1 हमारे पास वैल्यू है 10 kg और M2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लेट से वो हमारे पास है M2। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ और यहाँ, ये हो जाएगा 20 × 10 S 200 इक्वल 10 × M2, 10 × M2। सो M2 की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइडिंग बाई 10। सो S से M2 की वैल्यू निकल आ जाएगी 20 kg। सो M2 की वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 kg। ठीक है जनाब। अब इस तरह आप M3 भी फाइंड कर सकते हैं। M3 हम किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह हम लिखते हैं F1 और F2, इस तरह हम लिख सकते हैं कि F1 और F3 ये हमारे पास बराबर हो जाएगा M1 और M3 के। सिमिलरली F1/F4 हमारे पास बराबर हो जाएगा M1/M4 के। मतलब जो फोर्स होता है उसके प्रोपोर्शनल आपने मास लगाना है, जो फोर्स होती है उसके प्रोपोर्शनल उस बॉडी की मास आपने लगानी है। मतलब द रेशो ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर मासेस। जिस पे आप फोर्स फाइंड करते हैं यहाँ पर आपने उसकी मास लगानी है, जिस यहाँ पर आप फोर्स फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पर आपने उसकी मास लगानी है। तो F1 हमारे पास है 10 न्यूटन और F3 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 70 न्यूटन और M1 की वैल्यू है 10 और M3 हम क्या करते हैं, फाइंड करना चाहते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 70 × 10 ऐसे आ जाएगा 700 और इक्वल 10 × M3, 10 × M3। सो M3 हमारे पास हो जाएगा 700 डिवाइडिंग बाई 10। सो M3 हमारे पास आ जाएगा 70 kg। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसकी मास 70 kg। सो ये सब की मास हो गई। ठीक है जनाब। सो इस तरह आप इन फार्मूलों से आप मास भी निकाल सकते हैं अगर आपको मास नहीं गिवन हो। ठीक है जनाब, ये आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ट्रैक है। अच्छा, हम अब एक दूसरी कैटेगरी में जाते हैं। उस कैटेगरी में जाने से पहले आप ऐसा करें कि इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से आप एक्सेलरेशन फाइंड करें, और आप F1 फाइंड करें और आप F2 फाइंड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड करो, शाबाश। ठीक है, फाइंड किया। अभी मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। एक्सेलरेशन की फार्मूला हमारे पास थी A इक्वल टोटल फोर्स डिवाइडिंग बाई टोटल मास। सो A हमारे पास है, टोटल फोर्स हमारे पास है 20 न्यूटन और टोटल मास हमारे पास है 2 + 3 5। सो A हमारे पास आ जाएगी 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। मतलब इन दोनों बॉडीज़ में एक्सेलरेशन कितनी जाएगी, 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन इस बॉडी में भी होगी और ये एक्सेलरेशन इस बॉडी में भी होगी। अब देखो यहाँ पर मासेस डिफरेंट है लेकिन एक्सेलरेशन सेम है। मतलब इसका ये हुआ कि एक्सेलरेशन यहाँ पर इंडिविजुअल मास पे डिपेंड नहीं करता। चाहिए तो जिस तरह हम न्यूटन लॉ में कहते हैं ना कि A इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास, लेकिन यहाँ पर A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास नहीं है, इंडिविजुअल मास। यहाँ पर हम मास की बात करते हैं, टोटल मास की। अगर चीज़ इसकी मास कम थी तो चाहिए तो ये था कि इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये कनेक्टेड बॉडीज़ है। कनेक्टेड बॉडीज़ में एक्सेलरेशन जो होता है वो इंडिविजुअल मास पे डिपेंड नहीं करता बल्कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। ये बात मैंने आपको 3 दफ़ा बताई ताकि आपके जहन में बैठ जाए। तो एक्सेलरेशन हमने फाइंड की और ये बात भी हमने आपको दोहराई। ठीक है। सो ए हमारे पास बराबर हो गई 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर के। बच्चों, हमारा लेक्चर इसलिए भी लेंथी हो जाता है क्योंकि हम रिपीटिशन करते हैं, एक बात को 2 बार और 3 बार बताते हैं ताकि आपके जहन में ये बात छप जाए, बल्कि आपके जहन में ये बिल्कुल स्टिक हो जाए, आपकी माइंड के हर नर्व के साथ ये बातें बिल्कुल स्टिक हो जाए। इसके लिए हम रिपीटिशन करते हैं। सो आप लाजमी ये बात है कि आप तंग हो जाएंगे, इनसे आप बोर हो जाएंगे, लेकिन हम आपको बोर नहीं करना चाहते। हम आपको आपकी जहन में नॉलेज बिल्कुल स्टिक करना चाहते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। ठीक है, ये हमारे पास है एक्सेलरेशन आ गई 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आपने F1 और F2 फाइंड करनी है, जल्दी जल्दी, शाबाश। सो F1 हमारे पास बराबर है M1A के, M1A। सो F1 हमारे पास बराबर हो जाएगा, M1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और A की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर ये 20 नहीं आता है, ये 20/5 से आता है पर मीटर/सेकंड स्क्वायर, सॉरी। सो M1 और A की वैल्यू है पर, सो ये हो जाएगा पर। सो F1 हमारे पास हो जाएगा 8 न्यूटन। मतलब एस बॉडी पे फोर्स लगता है 8 न्यूटन, और एस पे कितना लगेगा, F2 हमारे पास हो जाएगा M2A।
सो m2 की वैल्यू क्या है, m2 मल्टीप्लाई a, m2 की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 4। सो f2 हमारे पास हो जाएगा 12 न्यूटन। ये बात क्लियर हो गई। मतलब 8 न्यूटन फोर्स इस पे लगता है और 12 न्यूटन फोर्स एस पे लगता है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 8 + 20, 8 + 12 एस 20। मतलब दोनों फोर्स को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, 20 न्यूटन के बराबर हो जाए। वो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये जो फोर्स है ये हमारे पास है कितना गया, ये 8 न्यूटन और ये हमारे पास है 12 न्यूटन। ठीक है। अब देखो F1 और F2 चेक करो थोड़ा सा। F1 और F2 हमारे पास बराबर होता है M1 और M2 का। अब देखो ये बात ठीक है कि गलत है, थोड़ा वेरीफाई करो। F1 कितनी है, 8 है। F2 कितनी है, 12 है। और M1 कितनी है, 2 है। और M2 कितनी है, 3 है। तो ये दोनों सेम आ गए ना, 8/12 = 2/3, दोनों बिल्कुल सेम है। किस तरह सेम है, इसको हम लिख सकते ना, 2 4 8 और 2 6 12। इस तरह 2 2 4 और 2 3 6। सो 8/12 से क्या आता है, 2/3 = 2/3। इसका मतलब ये है कि ये जो बात हम कह रहे हैं कि F1 और F2 = M1 और M2, ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये सेम आ जाएंगे। ये आपके लिए एक वेरिफिकेशन हो गई। अब आते हैं यहाँ हम इसके ऊपर जो हम क्वेश्चन देते हैं उस पे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ट्रिकी भी है। आपने बिल्कुल गौर से देखना है आप लेक्चर को, बहुत गौर से। बेटा मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ से हमने फोर्स लगाया है 20 न्यूटन, यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो 8 न्यूटन है। इस सब्जेक्ट के इस साइड से तो 20 न्यूटन फोर्स लगता है। चाहिए तो ये था कि ये बॉडी 20 न्यूटन फोर्स फील करे, लेकिन ये 20 न्यूटन फोर्स फील नहीं करता। ये कितना फील करता है, 8 न्यूटन फील करता है। तो ये क्या मसला हो गया, ये क्या माजरा हो गया। फोर्स हम लगाते हैं 20 न्यूटन, लेकिन इस पे अपीयर होता है 8 न्यूटन। सो 8 न्यूटन किस तरह अपीयर होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह आता है। देखो बेटा, असल में यहाँ पर न्यूटन तड़ ला के इस्तेमाल हम करेंगे। इसको थोड़ा हम अलग लिखते हैं। ये हमारे पास लेट से है, इसके ऊपर हमने लगाया 20 न्यूटन फोर्स। यहाँ पर जो दूसरी बॉडी है, तो इसको थोड़ा मैं अलग लिखता हूँ, अलग ही नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको सेपरेट किया। सेपरेट नहीं है, ये कनेक्टेड है। इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स है, यहाँ पर हमारे पास है 8 न्यूटन। सो 8 न्यूटन फोर्स इस पर किस तरह है, इसका मतलब ये है कि इस साइड से इस पर फोर्स लगता है 20 न्यूटन, इस साइड पे इससे यहाँ से कितना फोर्स लगता है कि जॉब किया जाए 8 न्यूटन आ जाए। बताओ आप, अगर इस साइड से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन। अब इसको देखो ज़रा, चलो न्यूटन सेकंड लॉ का जो हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन की थी उसके ऊपर हम करते हैं। 20 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लगता है, लेकिन नेट फोर्स इसके ऊपर कितना आता है, 8 न्यूटन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका ये मतलब हुआ कि इसके ऊपर ये जो 20 न्यूटन फोर्स है, ये सिर्फ ये नहीं है बल्कि इस साइड से भी इसके ऊपर फोर्स लगता है। और वो फोर्स कितना है, कितना होना चाहिए कि हमारे पास नेट किया जाए, नेट हमारे पास 8 न्यूटन आ जाए। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर नेट फोर्स 8 न्यूटन है, इस साइड से 20 न्यूटन फोर्स लगता है। तो यहाँ पर हम कितना फोर्स लगाए कि 8 न्यूटन आंसर आ जाए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 12 न्यूटन। सो यहाँ इस साइड से लगता है 20, इस साइड से लगता है 12। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कैंसिल तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में जब आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपने बड़े से छोटे को बड़े से माइनस करना है। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना जाएगा, यहाँ पर नेट फोर्स हमारे पास बराबर आ जाएगा 20 - 12। 20 - 12 से हो जाएगा 8 न्यूटन। अब यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बेटा यहाँ पर ये जो 8 न्यूटन फोर्स लगता है, हमने तो फोर्स लगाई है 20, लेकिन इस पे 8 क्यों लगता है। इस पे चाहिए तो ये था कि इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स अपीयर हो जाए, लेकिन यहाँ पर अब फोर्स जो अपीयर होता है वो 8 न्यूटन है। तो ये 8 न्यूटन क्यों होता है, असल में इस सब्जेक्ट के ऊपर इस साइड से फोर्स लगता है दोबारा। क्यों दोबारा लगता है, अभी मैं आपको आता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ जो होता है वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो मैंने एक्सप्लेन की थी पिछले लेक्चर में कि हमारे पास लेट से ये दो बॉडीज़ हैं। ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगाता है लेट से 10 न्यूटन।
सो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कितना 10 न्यूटन। मतलब ये ऑब्जेक्ट एस के ऊपर अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाता है तो ये भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन लगाएगा। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी और डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब ये वाली कंसेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फोर्स हमने यहाँ पर लगाया 20 न्यूटन, ठीक है। एस ऑब्जेक्ट हमने इस पर लगाया 20 न्यूटन, फिर एस ऑब्जेक्ट ने एस पे लगाया। एस 3 kg जो बॉडी है 3 kg बॉडी, इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है 12 न्यूटन। ये 12 न्यूटन फोर्स एस 3 kg बॉडी पे किसने लगाया? तो हमने नहीं लगाया है, इस किसने लगाया? फिर ये असल में ये बात हुई ना कि एस सब्जेक्ट ने एस 2 kg बॉडी ने एस बॉडी पे कितना फोर्स लगाया है 12 न्यूटन। हमने तो फोर्स यहाँ पर लगाया था 20 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पर फोर्स लग गया है 12 न्यूटन। ये हमने फाइंड किया 12 न्यूटन आता है। तो एस सब्जेक्ट पे ये 12 न्यूटन फोर्स किसने लगाया? ये असल में ये 2 kg बॉडी ने लगाया। सो अगर 2 kg बॉडी एस सब्जेक्ट पे 12 न्यूटन फोर्स लगाता है तो एज अ रिएक्शन ये 3 kg बॉडी एस 2 kg बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा? 12 न्यूटन ही लगाएगा ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि एस पे नेट फोर्स जो है वो 8 न्यूटन है, यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो 12 न्यूटन है। तो एस पे 12 न्यूटन फोर्स किसने लगाया? ये एस ऑब्जेक्ट ने लगाया। ये ऑब्जेक्ट लग गया और एस पे फोर्स लगाया 12 न्यूटन। और अब ये जो M2 है, ये जो 2 kg बॉडी है, ये एस पे फोर्स लगाएगा। जो 3 kg बॉडी है ये एस पे फोर्स लगाएगा कितना न्यूटन? 12 न्यूटन। क्यों? एस 2 kg बॉडी ने 3 kg बॉडी पे, मतलब एस ऑब्जेक्ट ने एस सब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया 12 न्यूटन। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो M2 है, ये फोर्स लगाएगा एस पे कितना? 12 न्यूटन। सो यहाँ पर एस बॉडी पे कितने फोर्स लग गए? एस बॉडी पे असल में 2 फोर्स लग गए। ये हमारे पास हो गया अप्लाइड फोर्स जो हमने लगाई है, और एक रिएक्शन फोर्स जो M2 ने M1 के ऊपर लगाया, ठीक है जनाब। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्शन फोर्स मतलब व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ M2 ऑन M1, फाइंड द फोर्स ऑफ M2 ऑन M1। M2 ने M1 पे कितना फोर्स लगाया? M2 ने M1 पे कितना फोर्स लगाया? 12 न्यूटन। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। किस तरह 12 न्यूटन? क्योंकि यहाँ पर इस साइड से फोर्स हमने लगाया है 20 न्यूटन और इस पे लगता है अपीयर होता है नेट फोर्स 8 न्यूटन है। सो 8 न्यूटन क्यों अपीयर होता है? असल में इस साइड से कितना फोर्स लगा होगा? इस साइड से 12 न्यूटन फोर्स लगा होगा, इसलिए आंसर क्या आता है 8। सो ये 12 न्यूटन फोर्स क्या है? ये M2 की रिएक्शन है किस पे? 2 kg बॉडी पे। M2 की रिएक्शन है M1 पे, ठीक है जनाब। अच्छा, आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को दोबारा देखो आप। यहाँ पर फोर्स हमने लगाया है 20 न्यूटन। ये 2 kg बॉडी है, ये 3 kg बॉडी है। लेट्स से ये हमारे पास है M1, ये M1 है और ये M2 है। व्हाट इज़ द फोर्स? व्हाट इज़ द फोर्स exerted by M1 on M2। M1 ने M2 पे कितना फोर्स लगाया? हमने 20 न्यूटन फोर्स लगाया M1 पे, फिर M1 ने M2 पे लगाया। मतलब हम इसने फोर्स ट्रांसफॉर्म किया यहाँ पर। तो हमने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, उस 20 में से एस M1 ने M2 पे लगाया कितना न्यूटन? 12 न्यूटन। सो M1 ने M2 पे कितना फोर्स लगाया? 12 न्यूटन। वो हम फार्मूला से फाइंड करते हैं, जिस तरह हमने ये 12 न्यूटन फोर्स फाइंड किया है, 12 न्यूटन आता है। सो M1 ने M2 पे कितना फोर्स लगाया? 12 न्यूटन, ठीक है। सो इसका जवाब क्या जाएगा? इसका जवाब आ जाएगा 12 न्यूटन। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाई M2? व्हाट इज़, इसको लिख लिया आपने, पास करो और लिखो इसको। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाई M2 ऑन M1? ये M2 M1 पे कितना फोर्स लगाता है? लाजमी बात है लगाएगा, क्योंकि अगर M1 M2 पे 12 न्यूटन फोर्स लगाता है तो M2 भी M1 पे क्या फोर्स लगाएगा? 12 न्यूटन ही लगाएगा एज अ रिएक्शन। सो M2, ये M2 है, ये M1 है, तो M2 M1 पे कितना फोर्स लगाएगा? उसकी भी जवाब क्या जाएगी? उसकी भी जवाब 12 न्यूटन ही आएगी। अच्छा, इसके ऊपर समझ गए ना आप? जितना फोर्स M1 M2 पे लगाता है उतना फोर्स M2 M1 पे लगाता है, ये बात क्लियर होगी। जितना फोर्स M1 M2 पे लगाता है उतना ही फोर्स M2 M1 पे लगाता है, ये बात क्लियर होगी। M1 M2 भी 12 न्यूटन फोर्स लगाता है, इस तरह M2 M1 भी 12 न्यूटन फोर्स ही लगाता है। अच्छा, अब रिएक्शन फोर्स कितना हो गया?
यहाँ पर व्हाट इज़ द रिएक्शन फोर्स ऑफ M2 ऑन M1। व्हाट इज़ द रिएक्शन फोर्स ऑफ M2 ऑन M1 कितना आ गया? रिएक्शन फोर्स ऑफ M2 ऑन M1, ये जो 12 न्यूटन फोर्स M2 M1 पे लगाता है, ये असल में क्या है? ये असल में रिएक्शन है, तो इसकी भी जवाब क्या जाएगी? इसकी भी जवाब 12 न्यूटन ही आएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपको इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देता हूँ। आप इस क्वेश्चन को देखो। हाँ, 3 बॉडी है हमारे पास, 2 kg, 3 kg और 10 kg, और इसके ऊपर हमने टोटल फोर्स लगाया है 90 न्यूटन। पहले आप ए फाइंड करो। सो ए हमारे पास बराबर हो जाएगी, ए फाइंड करो, शाबाश। ए फाइंड करो, F1 फाइंड करो, F2 फाइंड करो और F3 फाइंड करो। आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, आई होप। फाइंड करो, शाबाश। फेल 18 और 60। सेवेंटी एट 90 minus 12, जिसमें 2 8 जिसमें 2 8 8 में 72। खतीमुल्लाहिया इस साइड से 90 लगता है, तो इस साइड से कितना लगेगा? 72 लगेगा। 90 माइनस 10 में 2 8 8 में 1 78। हो जाएगा 78 18 8 9।
हेलो, वालेकुम सलाम। खैर दीजिए, खैर सो गो। हाँ जाओ दवा यहाँ, खैर दे आओ कोरे माँ। हाँ तो सो गए दक्कम जाना आओ नरदस भी अच्छा सरे खैर दे रजा रजा। हाँ सो आओ 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 सुख दिले सरा। हाँ रजे रजे तो बात है। into M1 1 equals W 78 90 और यहाँ से नाइन्टी और 15। सो 90 से 15 को माइनस करो, 10 से 5 और ये हो जाएगा 75। सो इस साइड से कितना फोर्स लगना चाहिए? इस साइड से फोर्स लगना चाहिए 75। सो इस M1 पे असल में 2 फोर्सेस लगते हैं, एक हम लगाते हैं 90 और एक राइट साइड से लगता है 75। सो नेट फोर्स कितना आएगा? 90 माइनस 75 से आ जाएगा 15 न्यूटन। 15 का हमें पता था, इसका हमें नहीं पता, ये हमने पॉइंट किया क्योंकि हमें रूल का पता है कि जब 2 फोर्सेस अपोजिट हों तो उसको हम माइनस करते हैं। तो 90 से हम किस चीज़ को माइनस करें कि हमारे पास क्या जवाब आ जाए? 15। सो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 75 न्यूटन। ठीक है जनाब, ये 75 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर किसने लगाया? ये 90 हमने लगाया, 75 किसने लगाया? सो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ M2 ऑन M1? इसने इसके ऊपर लगाया 75 न्यूटन। सो M1 ने M2 पे कितना लगाया? वो भी 75 ही है। असल में M1 M2 पे 75 न्यूटन फोर्स लगाता है, तो एज अ रिएक्शन M2 M1 पे 75 न्यूटन फोर्स लगाता है।
ये एक्शन हो गया और ये क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया। सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ M2 ऑन M1, वो 75 होगा। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ M1 ऑन M2, वो भी 75 है। अब M2 पे आ जाओ, M2 पे, ये M2 है। M2 पे नेट फोर्स कितना है, 30 न्यूटन है। M2 पे नेट फोर्स कितना है, 30 न्यूटन। इस साइड से कितना फोर्स लगता था, इस साइड से इसके ऊपर किसने फोर्स लगाया, M1 ने इसके ऊपर फोर्स लगाया 75। तो इस साइड से कितना फोर्स लगना चाहिए कि हमारे पास जवाब क्या जाए, 30 आ जाए। तो कितना होना चाहिए, शाबाश, 75 से हम किस चीज़ को माइनस करें कि हमारे पास क्या जवाब आ जाए, 30 जवाब आ जाए। तो ये हो जाएगा 45, क्योंकि हम 75 से जब 45 को माइनस करते हैं, 5 से 5 0 और 7 से 4 3, तो इस साइड से कितना फोर्स लगेगा, इस साइड से फोर्स लगेगा 45। सो M2 पे अब 2 बॉडीज फोर्स लगाते हैं। M1 इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं 75 और एक इस साइड से फोर्स लगता है इसके ऊपर, वो कितना था, वो था हमारे पास 45। ये 45 कौन लगाता है M2 पे, ये M3 लगाता है। सो द फोर्स ऑफ M3 ऑन M2 इज 45 एंड दिस इज द रिएक्शन। सो रिएक्शन क्यों लगाएगा, इसलिए कि M2 ने इस पर भी कितना फोर्स लगाया होगा, 45। M3 पे कितना फोर्स लगाता है, 45 इज अ रिएक्शन। M2 पे कितना फोर्स लगाएगा, 45, ठीक है। सो M2 पे टोटल कितने फोर्स हो गए, इसके ऊपर एक फोर्स हो गया 75 जो M1 लगाता है, और एक 45 जो M3 लगाता है M2 पे, ठीक है जनाब। अच्छा, आप M3 पे कितने फोर्स लगता है, M3 पे टोटल फोर्स है 45 न्यूटन, ठीक है। और वो कौन लगाता है, वो M2 लगाता है। M2 ये इसके ऊपर ये 45 न्यूटन फोर्स ये किसने लगाया, ये हमारे पास लगाया M2 ने M3 पे। तो आपको सब एक्शन और रिएक्शन का पता चल गया। लास्ट वन जो होता है, लास्ट वन, उस पर सिर्फ एक ही बॉडी फोर्स लगाएगा, उसमें एक्शन और रिएक्शन नहीं होंगे। सिर्फ M2 ने M3 पे फोर्स लगाया 45, और M3 M2 पे कितना फोर्स लगाएगा, वो भी 45 होगा। इस तरह M2 पे कितने बॉडी फोर्स लगाते हैं, 2 बॉडी फोर्स, एक M3 लगाता है और एक M1 लगाता है। M1 ने कितना फोर्स लगाया, 75, ठीक है। सो M2 इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, 75। M1 पे भी 2 फोर्सेज लगते हैं, एक हम लगाते हैं 90 लेफ्ट साइड से, वो 90 न्यूटन है, और एक लगाता है M2 M3 पे, वो राइट साइड से है। सो इसको समझो। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने इसको समझना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।